CDS का PYQ सॉल्व करते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं which of the following is not a resultant of El Nino effect। ऑप्शंस देखते हैं। Distortion of equatorial atmospheric circulation, flow of southeast trade winds towards Indian Ocean, next irregularities in the evaporation of seawater, reduction in the amount of planktons which reduces the number of fish in the sea। तो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे मैं थोड़ा मुश्किल करके इसका आंसर समझेंगे सो दैट एक दो कॉन्सेप्ट जो है हम डिस्कस कर लें। वैसे आंसर बी है। अब देखिए, जब भी हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना तो हमने दो तीन चीजें सीखनी है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ला नीना में क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है, एंड वॉकर सर्कुलेशन में क्या होता है। अब देखिए, जब भी हम इन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, हमने पैसिफिक ओशन की बात करनी है, कैटेगोरिकली ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और पेरुवियन कोस्ट के बारे में। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं हमेशा ये चीज बताती हूं कि जब भी हम पानी की बात करें ना, ओशन वाटर की, इंसुलेशन एक लिमिट तक ही एक्ट करती है। इसीलिए ऊपरी रीचेस में जो है, अपर रीचेस में जो है वार्म वाटर होता है। अब साथ ही अगर मैं हवा के साथ बात करूं, अब हवा की जो डायरेक्शन होगी, वार्मर वाटर भी उसी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अगर हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ होती, वार्मर वाटर दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता। तो यहां क्या होता है, ये वार्म वाटर टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इकट्ठा हो जाता है बिकॉज ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन है वो। वहीं अगर हम पेरुवियन कोस्ट की बात करें, यहां पे कोल्ड कंडीशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कोल्ड करंट, पेरुवियन करंट बहती है, राइट। तो यानी कि अब अगर मैं इन कंडीशंस की बात करूं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी। कोल्ड कंडीशंस में हवा चुपचाप डिसेंड करेगी। यहां रेनफॉल की बात नहीं हो रही। यानी नॉर्मल कंडीशंस में देखिए, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे रेनफॉल है और पेरुवियन कोस्ट पे ड्रॉट प्रोन कंडीशंस है। अब ला नीना में क्या होता है, ये विंड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ज्यादा वार्मर वाटर यहां पे आता है, और ज्यादा वार्मिंग होगी, और ज्यादा रेनफॉल आएगी। तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस का और ज्यादा स्ट्रेंथन्ड वर्जन जो है, क्योंकि ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ला नीना हो जाएगा। पर एल नीनो में कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है। एल नीनो में क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स आ रही थी ना, ये वीकन हो जाती हैं। वीकन मतलब अब जो वार्मर वाटर यहां नॉर्मली इकट्ठा हो रहा था, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस कोस्ट। यानी यहां पे वार्म कंडीशंस हो जाएंगी। पर यहां से पानी मूव किया तो यहां वॉइड क्रिएट होगा, जिसे भरने के लिए नीचे से पानी आएगा। अब लोअर रीचेस से कोल्ड वाटर आ रहा है, दैट मींस यहां पे कोल्ड कंडीशंस। यानी अब क्या बना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हाई प्रेशर, हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है। पेरुवियन कोस्ट पे लो प्रेशर, यानी हवा ऊपर जा रही है, बादल बन रहे हैं, बारिशें हो रही। यानी अब कंडीशंस उल्टी हो गई। अब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे जो है ड्रॉट प्रोन कंडीशंस है, पेरुवियन कोस्ट पे रेनफॉल है। यानी अब अगर मैं ऑप्शन सोचूं, शायद आप नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते थे, पर कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा बेसिक आइडिया है। यहां पे देखिए, वार्मिंग में आपको चेंज नजर आएगा, तभी आप देखिए इररेगुलरिटीज इन इवेपोरेशन तो होगी। इवेपोरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, पानी हीट हो रहा है, राइट। अगेन देखिए, पानी को आप हीट देंगे ना, राइट, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिश होंगे। तो इवेपोरेशन के लिए हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीट में चेंजेस हो रहे हैं तो इवेपोरेशन में भी बदलाव देखा जाएगा। नेक्स्ट, प्लैंक्टन्स की बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूं मैं आपको यहां पे। अब देखिए, कोल्ड कंडीशंस में जब हमने पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट की बात की थी, यहां पे ना अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो जब भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे ना जहां पे भी, वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो बेस्ट फिश फूड माने जाते हैं। तो जहां भी फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फिशेस बहुत होंगी, वहां फिशिंग इंडस्ट्री बढ़िया होगी। तो जब भी यहाँ पे पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट की बात होगी, कोल्ड कंडीशंस की बात होगी, अपवेलिंग होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फिश आएंगे। लेकिन एल नीनो में यहाँ पे वार्म कंडीशंस हो गई। अब क्या होगा, अब फाइटोप्लैंक्टन्स का अमाउंट भी डिक्रीज होगा और उनसे एसोसिएटेड फिश भी, उनका नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा।
अब देखिए डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना। अब शायद आप नॉर्मली भी टिक कर देते कि ऑफ कोर्स देयर विल बी चेंज, बट मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आपको एक, है ना, मैं एडिशनल कुछ समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब हमने नॉर्मल कंडीशंस की बात की थी, है ना, नॉर्मल कंडीशंस की, तो हमने क्या बोला कि नॉर्मल कंडीशंस में वार्मर वाटर इस तरफ आ रहा था, है ना, हवा ऊपर जा रही थी, बादल बन रहे थे, बारिशें हो रही थी, तो हवा जब ऊपर जाएगी उसका एक ऑफशूट इस तरफ आएगा, है ना, प्लस हवा हाई टू लो मूव करती है, तो इस पूरे सर्कुलेशन को वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। अब आप देखेंगे जब ये कंडीशंस कब बन रही हैं, जब यहाँ पे वार्म वाटर, यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस है। अब एल नीनो में ये कोल्ड कंडीशंस, वार्म कंडीशंस बदलेंगी तो सर्कुलेशन जो है उसमें भी बदलाव जो है देखा जाएगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, मैंने थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो कह रहे हैं अगर जीएमटी, है ना, वहां पे 10 बजे है, व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, यहां पे 4 AM करेक्ट आंसर है। अब देखिए 90 डिग्रीज की बात हो रही है। अब याद रखिएगा, राइट, कि जब भी हम बात करते हैं हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क आता है, राइट। तो अब हमें 90 डिग्रीज की बात करनी है, 90 डिग्रीज की, राइट। 15 6 90, 15 प्लस 15 प्लस 15, ऐसे आप 6 टाइम्स करेंगे तब जाके 90 बनेगा। यानी हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क आ रहा था, राइट। अब कितने 15 डिग्री हो कि 90 बन जाए, 6, यानी कितने घंटे का फर्क आया, 6 घंटे का फर्क आया, यानी 10 AM से 6 आवर्स का फर्क आएगा। अब हमें देखना है कि 10 AM से 6 आवर्स आगे या 10 AM से 6 आवर्स पीछे। अब देखिए 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, तो यहां पे देखिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो 90 डिग्री वेस्ट की बात हो रही है, यानी कि 6 आवर्स पीछे। वैसे इसको याद रखने का तरीका भी है, ये देखिए अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, तो रोटेशन इस तरह से होगी कि ये जगह जो है यहाँ पे अगला दिन पहले हो रहा है, क्योंकि ये सन के सामने पहले आ रहे। याद करने का तरीका है। तभी आप देखते हो कि आप यदि मान लीजिए सुबह उठ के अगर आप यूएस कॉल करना चाहते हैं तो वहां पे समय अलग रहता है, राइट। तो आप देखोगे कि ये जोन्स जो हैं बाद में सन के सामने आ रहे, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रहा है ना। तो 90 डिग्री वेस्ट यानी कि 6 आवर्स पीछे, किससे, 10 AM से, राइट। अब 10 AM से 6 आवर्स पीछे यानी कि 4 बजे सुबह, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब ना 3 मैंने रिवीजन लेक्चर्स लिए हैं ज्योग्राफी के, आप तीनों देखिए 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जो है डिस्कस किए, तो जरूर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और इन तीनों वीडियोस को जो है समय निकाल के जरूर देखें, राइट। 3-3.5 घंटे में जो है ये बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करेवास की बात हो रही है, ये भी देखिए PYQ है। बेस्ट ऑप्शन इज, है ना, कि आपने जो पेपर में सवाल आए हुए ना वो सॉल्व कीजिए। अब करेवास की बात करते हैं। दे आर लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ प्लीस्टोसीन पीरियड। दे आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल। दे आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड एंड वॉलनट। कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, याद रखिएगा तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। प्री बहुत पास आ गया है, याद कर लीजिए इन चीजों को। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो यस, लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट्स है ना, प्लीस्टोसीन पीरियड, ये सही बोल रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से भी नजर आएंगे आपको। अब ये जो है लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो लेक डिपॉजिट्स होते हैं। तो अगर आप बहुत समय पहले की बात करोगे, है ना, आपने पढ़ा भी हुआ है पैंजिया, पैंथलेसा, टेथीसी, तो आप देखोगे कि दिस इंटायर वैली वाज एक्चुअली अंडर वाटर। फिर कहीं जाके पीर पंजाल रेंज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि बारामूला गॉर्ज क्रिएट हुआ था, राइट, एंड द लेक वाज ड्रेन्ड थ्रू दिस गॉर्ज। अब उस लेक के जो डिपॉजिट्स बचे हुए थे, लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट्स हम कह रहे हैं, वो करेवास होते हैं, राइट। ये तीनों पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, प्रीलिम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, राइट। रिटेंशन बहुत जरूरी है। रैपिड रिवीजन में ना हम इन चीजों की बात जरूर करें।
फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पे करेक्टली मैच्ड में अगर मैं गिव अवे स्टेटमेंट देखूं तो वो है पैंटागोनिया। देखिए जब भी हम पैंटागोनिया का रेफरेंस ले रहे हैं ना, मैंने कई बार वर्ल्ड क्लाइमेट में भी बताया है, साउथ अमेरिका का रेफरेंस होता है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं। तो यदि सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है इसका मतलब है सी और डी गलत है। अब 1 या फिर 1 and 3। तो थर्ड को अगर हम चेक करें, एनाटोलियन प्लेटू एशिया, तो एनाटोलिया आप देखेंगे टर्की का रेफरेंस रहता है। तो एज पर आंसर की 1 and 3 ओनली यहां पर करेक्ट है। आइबेरियन प्लेटू की बात करूं, यहां पे नॉर्थ अमेरिका का रेफरेंस है, लेकिन आपने आइबेरियन प्लेटू, आइबेरियन पेनिनसुला भी सुना होगा, स्पेन, पोर्तुगल, इनका एसोसिएशन रहता है यहां पे, राइट। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। याद कर लीजिए, हुगली इसका करेक्ट आंसर है। मैंने रिसेंटली 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी इसको पढ़ाया हुआ है, तो जरूर इन तीनों लेक्चर्स को देखें। एंड अगेन जैसा मैं हमेशा कहती हूं, रैपिड रिवीजन, 2 दिन ज्योग्राफी की जब हम यहां बात करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे, बहुत ही डिटेल में होगा, तो जरूर इसको आप कंसिडर करें। थैंक यू सो मच।